नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप जो हमें इस चैनल पर आपका जो हमें सपोर्ट और प्यार मिल रहा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कंपटीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सामान्य हिंदी के अंदर टॉपिक होता है संधि। यदि आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, चाहे आप बीएसटीसी 2026 का इंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, आप पीटीईटी का टेस्ट देने वाले हैं, आप एलडीसी का टेस्ट देने वाले हैं, आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का टेस्ट देने वाले हैं, और जहां पर लगभग आपको हिंदी विषय आपको हर जगह मिलेगा। और हिंदी विषय के अंदर आपको जो संधि का जो टॉपिक है ये आपको हर सिलेबस के अंदर आपको ये मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रकार से संधि का टॉपिक यहाँ पर आपको हम क्लियर करेंगे। आप पूरा वीडियो अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। और यदि आपका मन करे, यदि आपको लगता है, यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल का लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने अन्य दोस्तों के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना संधि का टॉपिक, जो आपके लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपन संधि का टॉपिक। यहाँ पर अपन को सबसे पहले संधि के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई संधि होती क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, स्टूडेंट के अंदर एक जो डेफिनेशन टीचर के द्वारा जो पढ़ाई जाती है, आज माना कि मैं ही आपको कोई संधि की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, या कोई अन्य टीचर आपको डेफिनेशन उसकी पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है, तो जब तक बच्चे को उस डेफिनेशन का एक एक शब्द, एक एक मतलब उसका समझ में नहीं आता है, तब तक आपको कोई भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो सकता। ये हमारा मानना है, ऐसा मैं मानता हूं। तो मेरा मानना यह है कि आप किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारें। यहां पर यदि माना कि मैंने एक डेफिनेशन आपके सामने लिख दी, आपने इसको पढ़ा, आपने इसको 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, और आपने उसको क्या किया, रिपीट किया, और रिपीट करके और आपने उसको क्या कर लिया, रट लिया। अब भैया रटने से कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। रटी हुई चीज केवल एक, यदि आप बात करें स्कूल एजुकेशन के अंदर यदि आपको प्रश्न आता है कि संधि किसे कहते हैं, और यदि आपने परिभाषा रट रखी है तो आप लिख देंगे संधि किसे कहते हैं। यदि आपको कंपटीशन लेवल पर बात करनी है या स्कूल एजुकेशन में भी यदि आपको कोई एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल को आपको हल करना है, उसको आपको पहचानना है, उसका आपको संधि विच्छेद करना है, कौन सी संधि है ये पहचानना है, तो मैं मानता हूं कि वहां पर आप अपनी रटी हुई चीजों से सक्सेस नहीं हो सकते। तो यहां पर मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखी, यहां पर संधि की डेफिनेशन लिखी कि हिंदी व्याकरण में तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि आपके पास में 2 वर्ण हैं। देखिए संधि का मतलब होता है समझौता। यहां पर यदि अपन संधि का मतलब देखें तो संधि का मतलब होता है समझौता। आप क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, और समझौता कौन कर रहे हैं, आपके वर्ण। समझौता किसके अंदर हो रहा है, वर्णों के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन की यहां पर है कि केवल संधि किसके अंदर होगी, वर्ण के अंदर होगी, वर्ण ही आपस में मिलेंगे। अब ये तो हो गया मिलना। यहां पर हमने देखा कि निकटवर्ती वर्णों में, ये भी अपन को एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो वर्ण आपस में नजदीक होंगे उन वर्णों के अंदर संधि होगी। ऐसा नहीं कि एक वर्ण यहां पर है, एक वर्ण वहां पर है, एक आगे का, एक पीछे का वर्ण, और वो ले लिया और उसमें आपकी संधि हो गई। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। आपके यहां पर स्पष्ट बिल्कुल हम कर देते हैं कि जो निकटवर्ती वर्ण है, जो आपके पास वाले वर्ण हैं, वो दोनों यहां पर क्या करते हैं, आपस में संधि करते हैं, और उस संधि से क्या होता है, विकार होता है।
अब बहुत से बच्चों को यही समझ में नहीं आता। आजकल हमने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ ली, याद कर ली, हमको परिभाषा याद है, हमने परिभाषा रट रखी है और हम सब पढ़ रहे हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से शब्द में जो विकार होता है उसको हम संधि कहते हैं। लेकिन ये विकार क्या होता है, ये विकार है क्या, ये किसी बच्चे को पता है और किसी बच्चे को पता नहीं है। तो भैया जो शब्द हम डेफिनेशन के अंदर लिख रहे हैं उसको हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। तो ये विकार जो शब्द है, हमने हालांकि इसको यहाँ पर कोष्टक में लिख रखा है कि विकार का मतलब होता है परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन होता कहाँ है, ये परिवर्तन होता कहाँ है। यहां पर हमने जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखा, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, ये हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा। मतलब आपके पास में दो पद थे, कितने, दो। एक तो आपके पास में यहां पर है विद्या और एक है आपके पास में आलय, ये दो पद हैं आपके पास। और ये दोनों पदों में हमने क्या किया, समझौता किया, मतलब इनमें संधि की, हमने इन दोनों को जोड़ा और हमने डेफिनेशन में लिखा कि ये निकटवर्ती वर्णों में संधि होती है। कौन से वर्णों में संधि होती है, निकटवर्ती वर्णों में। तो निकटवर्ती वर्ण आपके ये हो गए यहां पर, मतलब निकटवर्ती वर्ण जो है ये आपका फर्स्ट पद है, ये आपका कौन सा पद है, प्रथम पद है, और ये आपका जो है वो द्वितीय पद है। ये कौन सा पद है, ये आपका द्वितीय पद है। अब यहां पर जो आपका निकटवर्ती वर्ण हुआ वो हुआ कि इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण, कौन सा, अंतिम वर्ण, और द्वितीय पद का जो है वो प्रथम वर्ण, ये आपके क्या हो गए, निकटवर्ती वर्ण हुए। ये क्या हुए, आपके निकटवर्ती वर्ण हुए। अब निकटवर्ती वर्ण में यदि मैं विद्यालय में बात करता हूं तो यहां पर लास्ट में जो है वो क्या है, आ है, और यहां पर फर्स्ट में क्या है, आ है। तो भैया ये आ और आ, मतलब इन दोनों आ में संधि होगी और किसी भी वर्ण से यहां पर कोई लेना देना नहीं है। और ये दोनों आ जो है वो मिलते हैं और मिलकर बनाते हैं क्या, आपका आ। ठीक है, यहां पर मैंने एक आ जोड़ा, दूसरा भी आ जोड़ा, और दोनों को जोड़ने के बाद में बना मेरा आ। कहने का मतलब इस वाली स्थिति से इस वाली स्थिति में आ गया। अब आपको लग रहा होगा ये स्थिति अलग है, ये स्थिति अलग है, तो यहां से यहां पहुंचने में क्या हुआ, विकार हुआ। विकार हुआ मतलब ये आपका परिवर्तन है कि आ प्लस आ बराबर बड़ा वो बराबर आ, आपका दीर्घ होगा। कौन सा स्वर आएगा, दीर्घ। तो जो आ प्लस आ बराबर आ हुआ है, ये आ प्लस आ के स्थान पर आप आ लिख रहे हैं, मतलब दो आ के स्थान पर आप एक आ लिख रहे हैं, ये आपका परिवर्तन है, ये आपका क्या है, विकार है। ये क्या है, आपका विकार। और इस विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आपको संधि की डेफिनेशन आराम से समझ में आई है। आप आसानी से ये चीज समझ गए हैं कि संधि क्या होती है। केवल इतना समझ लो कि संधि होती क्या है। आपसे कोई, कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन में प्रश्न ही ऐसा आ जाता है कि आप कितने भी जटिल से जटिल एग्जाम्पल पढ़ लो, आपने बहुत सारे जटिल जटिल एग्जाम्पल पढ़ लिए, संधि के एग्जाम्पल कर लिए, खूब कर लिए, संधि करना सीख गए, विच्छेद करना सीख गए, सब कुछ सीख गए, लेकिन वहां पर प्रश्न मिला आपको कि संधि किस में होती है, संधि कहां होती है। आप घबरा गए, भाई संधि कहां होती है, संधि किस में होती है। तो आपको यहां पर स्पष्ट किया कि संधि का मतलब होता है समझौता, और ये समझौता किसके अंदर होता है, वर्ण के अंदर होता है। तो संधि किस में होगी भाई, वर्णों में होगी। ये आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई। यहां से आपको कोई भी परेशानी डेफिनेशन के अंदर नहीं आने वाली है। ये परिभाषा आपको अच्छी प्रकार से हमारे द्वारा समझाई गई है। आपको हिंदी व्याकरण में दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय,
पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। इसमें प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये दोनों की संधि है। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, और ये दोनों की क्या है, संधि है। और आपको ये चीज स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रही है, कौन सी चीज, कि यहाँ पर ये विद्या प्लस आलय इतना बड़ा था, इसके स्थान पर विद्यालय हो गया। ये पुस्तक प्लस आलय इतना बड़ा था, इसके स्थान पर पुस्तकालय हो गया। तो भाइयों इसके स्थान पर ये हुआ, तो इसमें और इसमें क्या है, अंतर है। ये पुस्तक प्लस आलय है, ये पुस्तकालय है। तो इन दोनों में जो अंतर है, क्या है, अंतर है, मतलब जो विकार है, मतलब जो परिवर्तन हुआ है, वहीं आपकी क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। ये यहां पर आपको संधि की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई। अब अपन पढ़ेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती हैं। हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। तो तीनों संधि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आपको संधि का टॉपिक क्लियर करना है अच्छी प्रकार से, तो आपको तीनों संधियां अच्छी प्रकार से आना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको एक थोड़ी सी बात यहां पर देख लेंगे। जैसे बात करते हैं अपन स्वर संधि की, स्वर संधि की यदि हम बात करते हैं, तो यहां पर आपको कोई डेफिनेशन अलग से याद नहीं करनी। वहां पर हमने लिखा दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है। यहां पर हम वर्ण के स्थान पर यदि संधि स्वर है तो स्वर कर देंगे। यहां पर कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम, स्वर, तो इसमें आपका हो जाएगा यहां पर भी स्वर और यहां पर भी स्वर, और इसके बराबर में भी क्या आ जाएगा, स्वर। मतलब एक स्वर, दो स्वर, दोनों के अंदर संधि होगी और यहां पर वो स्वर का रूप लेता है। दो स्वरों में संधि से जो विकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। बात आती है व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में जो होता है वो या तो दोनों साइड आपको व्यंजन मिलेगा, या एक साइड स्वर और एक साइड आपको व्यंजन मिलेगा। मतलब कम से कम आपको एक साइड व्यंजन अवश्य रूप से मिलता है। यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आ रही है तो आप कौन सी संधि करेंगे, व्यंजन संधि करेंगे। बात आती है विसर्ग संधि की। तो आपको पता है कि विसर्ग संधि में आपको ऐसे दो बिंदी, मतलब ऐसे आपको विसर्ग लगे हुए अवश्य रूप से आएंगे। इसमें क्या होता है, विसर्ग यहां पर होता है, इसके प्लस में यहां पर या तो स्वर होता है या व्यंजन होता है। इन दोनों में आपस में क्या होती है, संधि होती है। स्वर के साथ में वो विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होता है, और इस मेल से जो विकार होता है उसको हम कौन सी संधि बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। तो ये आपकी हिंदी के अंदर 3 प्रकार की संधि जो है वो होती है। आगे अपन एक एक को, जैसे स्वर संधि आपकी पढ़ेंगे, इसके बाद व्यंजन संधि आपकी पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम सभी संधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए आप यहां पर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्वर संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्वर संधि जो होती है, जैसे हमने संधि की परिभाषा पढ़ी, और संधि की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि दो वर्ण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद में एक विकार होता है। उस विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन बात आती है किसकी, स्वर संधि की। तो यहां पर आप वर्ण को छोड़ दीजिए, वर्ण के स्थान पर आप स्वर पढ़ लीजिए, स्वर लिख लीजिए, आपकी स्वर संधि की डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये आपको यहां पर
हमने परिभाषा लिखी, दो स्वरों के परस्पर मेल से शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में हमारी जो स्वर संधि हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। हिंदी में स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। एक दीर्घ संधि होती है, एक गुण संधि होती है, एक वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। यदि आप ये स्वर संधि हैं तो इसमें हर संधि के अंदर आपको क्या आएगा, स्वर आएगा। तो यहां पर अपन को देखना है, देखिए यदि आप इसको शॉर्ट रूप में यहीं पर देख लेते हैं तो एक ये आपका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके सामने यहां पर हो सकती है। ये बहुत शॉर्ट कि माना कि आपको पता है कि दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है, दीर्घ संधि के अंदर आपका आ गया 3 स्वर आपके आते हैं, एक आ, एक बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये यदि 3 वर्ण आपके आते हैं और यहां से आपको संधि विच्छेद करना है, यहां से आपको शब्द के टुकड़े करने हैं, तो इन तीनों ही स्थितियों में आपकी संधि कौन सी होगी, दीर्घ होगी। यदि बात करते हैं गुण संधि की तो इसमें आपको एक मात्रा जो लगती है या तो वो ए की लगती है या ओ की लगती है, और यदि ए और ओ की मात्रा आपको किसी भी शब्द के अंदर दिखाई देती है तो आप वहां पर गुण संधि करेंगे। वृद्धि संधि के अंदर आपको एक मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब आई और औ। यदि आपको आई और औ की मात्रा दिखाई दे और वहां से आपका संधि विच्छेद हो रहा है तो आपको कौन सी संधि करनी है, वृद्धि संधि करनी है। आयादी संधि में क्या होता है, या तो आपका ए आता है या आ आता है, और ए आ के बाद में यहां पर आपको ये और वे की स्थिति आपको मिलती है, और तो ऐसी स्थिति में आप कौन सी संधि करेंगे, आयादी संधि करेंगे। ये मुख्य पहचान है, आपने इतनी चीज याद कर ली तो अभी आप संधि की पहचान आसानी से कर सकते हैं। यण संधि के अंदर क्या होता है, यण संधि के अंदर आपको यहां पर एक हल वर्ण होगा और हल वर्ण के तुरंत बाद आपको या तो यह या बे आपको मिलने वाला है, यदि उस शब्द के अंदर यण संधि है तो ये आपकी पहचान है। जैसे माना कि यदि आप इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अभी हमने एक पढ़ा था विद्या प्लस आले, आपको पता है उसमें आ रहा है विद्यालय, तो वो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हुआ। जैसे माना कि यहां पर एक मैंने एग्जाम्पल लिख दिया रजनीश, आपने इसके अंदर देखा कि सर इसके अंदर ई की मात्रा है, ये मैं आपको नहीं कह सकता कि 100% यदि ई की मात्रा है तो वो दीर्घ संधि ही होगी। हो सकता है कोई अन्य संधि हो वहां पर, जैसे विद्यालय है उसमें यदि पहचान की बात करें तो उसमें 2 संधि की पहचान है और संधि विच्छेद किससे होता है, दीर्घ से, तो दीर्घ संधि उसमें राइट मानी जाएगी। नहीं तो उसमें यण संधि की पहचान भी है, क्योंकि आदि दे के बाद में ये आता है, हल वर्ण के बाद ये वे में से कोई भी आता है तो यण संधि होती है। तो जहां से संधि की पहचान आपको उसमें दिखाई दे रही है और यदि वहीं से उसका संधि विच्छेद हो रहा है और अर्थ उसका बिल्कुल सही चेंज नहीं हो रहा है, अर्थ उसका स्पष्ट हो रहा है, तो आपकी वही संधि वहां पर मानी जाएगी। ये आपको यहां पर मैं बता देता हूं कि संधि में शब्द में विकार आता है, अर्थ में कभी नहीं आता है। ये आप दिमाग के अंदर बिठा लो। यदि आपसे कोई पूछता है कि संधि में जब वर्णों का मेल होता है तो शब्द में और अर्थ में विकार दोनों में आता है या दोनों में नहीं आता है, या अर्थ में आता है या शब्द में आता है, तो आपको ध्यान रखना है संधि वर्णों में होती है तब केवल और केवल शब्द में विकार आता है, अर्थ में विकार नहीं आता है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर लो। अब यहां पर मैंने ई देखा और ई से यदि इसका टुकड़ा हो रहा है, आपको पता है रजनी प्लस ई, रजनी प्लस ई, तो ये हमारा संधि विच्छेद सही हो रहा है, ये दीर्घ संधि है। यहां पर हमने क्या देख लिया, ई की मात्रा देख ली। जैसे माना कि बात करते हैं हम गुण संधि, तो गुण संधि में जैसे
माना कि हमारे पास आ गया महेश, आपने देखा कि इसमें एक ही मात्रा है एक, तो तुरंत हमारा ध्यान गुण संधि की तरफ जाना चाहिए। तुरंत हमारा ध्यान किस संधि की तरफ जाना चाहिए? गुण संधि की तरफ। और यहां पर आपको हो जाएगा ये महा प्लस ई। ये हम आगे संधियों की डिटेल पढ़ेंगे, और संधियों की जहां पर हम डिटेल पढ़ेंगे उसमें इसको अपन पूर्ण रूपेण जो है उसको हम क्लियर करेंगे। वृद्धि संधि, ये आपको केवल और केवल यहां पर एक पहचान का तरीका बताया जा रहा है। वृद्धि संधि के अंदर आई और औ आता है, आई और औ। जैसे माना कि हमारे पास में एक शब्द है सदैव, एक शब्द है हमारे पास सदैव। हमने देखा इसमें यहां पर दो मात्रा है, और यहां पर जब दो मात्रा है तो हमारा ध्यान तुरंत ही वृद्धि संधि की तरफ चला जाता है, और यहां पर इसका संधि विच्छेद हो जाता है सदा प्लस एव। अब अपन को अयादी संधि जो है उसके बारे में हमको देखना है कि ये ए आ और ये और बे ये किस प्रकार आपको आते हैं। तो देख लीजिए यहां पर, जैसे कि माना कि आया पवन, पवन में आप देखो वैसे पहले जो मात्रा है यहां पर वो ए की है, तो इसका मतलब है इसमें अयादी संधि हो सकती है। जैसे माना कि आपको आ गया नयन, नयन में क्या है? नयन, नयन में क्या है आपके? यहां पर ए की मात्रा है और यहां पर यह है। आ की मात्रा कैसे आएगी? जैसे पावक, ठीक है ना, जैसे नायक, ये आपको आ की मात्रा के एग्जाम्पल हो गए। अब आपको यण संधि, यण संधि में हल वर्ण के साथ यह वे कैसे आएगा? जैसे माना कि मैंने यहां पर लिखा प्रत्येक, अब आप देखो यहां पर ये आधा अक्षर है, आधे अक्षर के बाद में ये आ रहा है। ये में कोई भी मात्रा हो सकती है, यह की मात्रा का कोई इश्यू नहीं है, बै की मात्रा का कोई इश्यू नहीं है, केवल और केवल आपको आधे अक्षर के बाद में ये या बै आना चाहिए बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आप इस प्रकार से इनकी पहचान आराम से कर सकते हैं। ये आपकी स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती हैं, और स्वर संधि के पांचों प्रकार हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट किए हैं, और इनका एक एक प्रकार अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो विस्तृत हम उसमें अध्ययन करेंगे। देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि और यण संधि, ये पांचों संधियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? दीर्घ संधि के बारे में। और दीर्घ संधि हमारी क्या कहती है, इसको अपन आराम से पढ़ेंगे। हमारी दीर्घ संधि क्या कहती है? तो देखिए दीर्घ संधि हमारी क्या कहती है। हमान देखिए एक चीज और मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो डेफिनेशन मैंने यहां पर आपको लिखी है, ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने लिखी है। यदि आप इसको किताबी लैंग्वेज में बात करेंगे तो किताबी लैंग्वेज में आपको इस प्रकार से डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी कि आप बिल्कुल और बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको मैं समझू तो कैसे समझू भाई। तो किताबी लैंग्वेज वाली यदि आपको समझ में नहीं आती है तो मेरा मानना ऐसा है कि आप इस चीज को सरल लगती है तो इस चीज को आप आराम से समझ सकते हैं। और इस चीज को समझने के लिए मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि ये जो मैंने आपको यहां पर नीचे लिखे हैं, ए आ बराबर आ, ई बराबर ई, और एक आपका होता है एक आपका यहां पर हो गया ऊ,
ये यहां पर जो लिखा गया है इसमें आपको प्लस ई ऑब्लिक बड़ी ई और आ ऑब्लिक ए ऑब्लिक आ प्लस ए ऑब्लिक आ बराबर आ। मतलब आपके पास में जो है वो आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन चीज आपके पास में है। तो यहां पर ए ऑब्लिक आ प्लस ए ऑब्लिक आ बराबर आ, ई ऑब्लिक बड़ी ई प्लस ई ऑब्लिक बड़ी ई बराबर बड़ी ई। यहां पर आप इन तीनों चीजों को आप देखिए, यहां पर मैंने आपको ये तीन चीज लिखी, इसमें थोड़ी गलती है यहां पर आप देखिए, तो यहां पर मैंने ये तीन चीज लिखी, ए आ प्लस ए आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। यदि ये स्थिति आपको तीन प्रकार की स्थिति मिलती है तो आपकी संधि कौन सी होगी? आपकी संधि होगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? आपकी दीर्घ संधि होगी। अब बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। यदि मैं आपको किताबी लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें केवल इतनी सी बात है, किताबी लैंग्वेज में ए ई ऊ के बाद में यदि कोई समान स्वर आता है तो वो दीर्घ हो जाता है। इतनी सी बात हमें किताबी लैंग्वेज में मिलती है। लेकिन हमने आपको इसका पूरा स्पष्टीकरण यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में दिया और इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी ये बात। देखिए यहां पर मैंने जो लिखा है ये आपका प्रथम पद का अंत है, ये द्वितीय पद का प्रारंभ है और ये संधि होने के बाद बनने वाला है। मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जहां पर संधि होती है वो निकटवर्ती वर्णों में होती है। और निकटवर्ती वर्ण कौन से होते हैं? पहले पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का पहला वर्ण, ये दोनों आपस में निकटवर्ती वर्ण है और ये निकटवर्ती वर्ण जो है वो संधि करते हैं। तो यहां पर देखिए ये पहले पद का अंत है, ये द्वितीय पद का प्रारंभ है, ये पहले पद का अंत है, ये द्वितीय पद का प्रारंभ है, ये पहले पद का अंत है, ये द्वितीय पद का प्रारंभ है। और यदि ए आ मिलते हैं तो आ बनता है, ई मिलते हैं तो बड़ी ई बनती है और ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ बनता है। ये अपन के सामने स्थिति क्लियर है। अब अपन आइए डेफिनेशन पर। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा? परिभाषा में क्या लिखा हमने? परिभाषा में हमने लिखा कि यदि प्रथम पद के अंत में ए ई ऊ, देखिए ए ई ऊ, यहां पर जो लिखा है वो मैंने इसमें स्पष्टीकरण किया है, इसके अलावा और अन्य कुछ नहीं लिखा। ए ई ऊ का लघु या दीर्घ रूप आए, देखिए या तो लघु या दीर्घ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो लघु आ रहा है या दीर्घ आ रहा है। लघु या दीर्घ रूप आए, बात स्पष्ट है। यहां पर इनका भी लघु या दीर्घ, इनका भी लघु या दीर्घ। लेकिन आगे लिखा हमने द्वितीय पद के प्रारंभ में, द्वितीय पद के प्रारंभ में। आपको यहां पर ये जो शब्द है, ये शब्द बिल्कुल अंडरलाइन करने योग्य है कि इनके ही समान, क्योंकि यदि समान नहीं आएगा, यदि स्वर असमान आ जाएगा तो आपकी दीर्घ संधि बिल्कुल नहीं होगी। यदि असमान आया तो समान आना चाहिए। तो इनके ही समान आपका ए ई ऊ, यहां पर ये तीन वर्ण आपको दिए गए, का लघु या दीर्घ रूप। यहां पर अपन देखेंगे इसको भी, ये आपका द्वितीय पद का प्रारंभ है, ये आपका हो गया ए ई ऊ। यहां पर अपन को ये लघु या दीर्घ रूप दोनों का यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आगे क्या होता है जब संधि होगी? यहां पर हमने लिखा तो संधि करने पर क्या होता है? ये दोनों मिलते हैं। दोनों कौन से? ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा। दोनों मिलते हैं और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? ये दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ। यहां पर आपने देखा ये ए है, ये आ है, ये ए, ये आ, लेकिन यहां पर बनेगा क्या? दीर्घ। यहां पर भी छोटा है, यहां पर भी बड़ा है, यहां छोटा है, यहां बड़ा, लेकिन यहां पर बना क्या? दीर्घ।
यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ, बना क्या, दीर्घ। तो ये चीज आपको डेफिनेशन जो बनाई गई है, ये आपको कोई भी किताबी लैंग्वेज की डेफिनेशन नहीं है, ये आपको केवल और केवल जो हमने सूत्र दीर्घ संधि के अंदर दिया गया है उस सूत्र को ही आप डेफिनेशन में ट्रांसफर करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको दो फायदे हैं, एक तो आपकी डेफिनेशन रटने की आपको जरूरत नहीं है, एक आपको दूसरी चीज है ये जो आपने बनाया है इसको आप याद भी नहीं करें तो भी कोई टेंशन नहीं है। आ ई उ आ ए आ को आप इधर लिख दो, ए आ को इधर लिख दो, दोनों साइड समान स्वर आपको लिखने। जैसे कि अब हमारी इस संधि के हम एग्जाम्पल यहां पर करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने दिए, इसमें आपको तीनों जो सूत्र हैं आपके 1, 2 और 3, इन तीनों सूत्रों के ही हमने यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो इकट्ठे कर रखे हैं। आप देखिए जैसे माना कि यहाँ पर हमने देखा विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, मतलब आपके पास एक शब्द है विद्यार्थी। आपको ये चाहे संधि विच्छेद आपको पता नहीं है, आपकी परीक्षा में ऐसा आता है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपके पास में स्वर होते हैं आ ई उ ए ओ आई औ। इन संधियों, इन स्वरों में क्या होती है, संधि होती है। आपको ध्यान रखना है कि यदि इनमें से कोई यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं आ भी है और ई भी है, इसके अलावा नहीं है, तो इसके अलावा नहीं है तो आ और ई इसके अंदर यहाँ पर आ रहे हैं इस ग्रुप में, और ये ग्रुप किसका है, आपका दीर्घ संधि का है। तो आपके दिमाग में 100% नहीं तो 99% आपका दिमाग पहचान पर जाना चाहिए, क्योंकि 1% आपको इसलिए रखना चाहिए क्योंकि 1% में क्या होता है कि कभी कभी एक शब्द के अंदर दो संधियों की पहचान होती है और राइट संधि एक होती है, तो ये इसलिए अपन को 1% जो है वो डाउट में रखना है। अब माना कि हमने यहां पर आ और ई दोनों में दीर्घ संधि है, तो संधि तो आपकी क्लियर हो गई कि दीर्घ संधि है। हालांकि यहां पर आधे अक्षर के बाद में ये आ रहा है तो यण संधि भी हो सकती है। तो आपको ये क्लियर कैसे 100% कब आप कर पाएंगे कि ये कौन सी संधि है, कब कर पाएंगे, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे। यदि मैं यहां पर इसका संधि विच्छेद दीर्घ संधि से और वो भी ये से करता हूं, तो आप देखिए ये से जब मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो आपको क्या करना है, यदि आप इसको बिल्कुल ही नॉर्मल ढंग से संधि विच्छेद करो तो सबसे पहले जहां पर आप संधि विच्छेद कर रहे हैं और जिस वर्ण से आपने पहचान की है आ, इस आ को सबसे पहले हटा दो, सबसे पहले इस आ को हटा दो। आप आ को मैंने हटा दिया तो यहां पर विद्य बचा, और विद्य में भी ये अभी आधा है क्योंकि आ तो हमने हटा दिया, और इसके बाद हमारे पास में बचा क्या, थी, आधा रे लगा हुआ है इसमें, ये हमारे पास बचा। मतलब कहने का मतलब हमारे पास अभी आ सुरक्षित है। जब हमारे पास आ सुरक्षित है तो आपने देखा, इधर देखिए आप, आ जो है यहां पर लिखा हुआ है ये इसमें ट्रांसफर होगा, और ये जो लिखा हुआ है ये इसमें ट्रांसफर होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर संधि कर रहे हैं, वो विच्छेद कर रहे हैं, संधि नहीं कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं। और विच्छेद कहां है आपका, ये रहा, तो आपको आ के स्थान पर ये लिखना है, मतलब ये आपका प्रथम पद है, ये आपका द्वितीय पद है। तो आपको इन दोनों साइड में आपको ए लगाना है या आ लगाना है। तो आप यहां पर देख लीजिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम ए लगाएं या आ लगाएं, क्योंकि ये हमको ही सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब हम देखिए इसमें ए लगाते हैं, ये विद्य रह जाएगा, आ लगाएंगे तो विद्या बनेगा। तो हमको पता है कि ए सही है या आ सही है, तो इसमें आ सही रहेगा, विद्या बनेगा शब्द। इधर आपको ए लगाना है या आ लगाना है, तो ए लगाएंगे तो अर्थी बनेगा और आ लगाएंगे तो आर्थी बनेगा। तो ये अर्थी शब्द बिल्कुल राइट है। विद्या को अर्थ के रूप में ग्रहण करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। और अर्थ का मतलब होता है धन, क्योंकि विद्या को भी एक धन माना गया है, और इस धन के रूप में विद्यार्थी होता है, एक बच्चा जो होता है वो धन के रूप में विद्या को ग्रहण करता है, इसलिए उसका नाम रखा विद्यार्थी। तो यहां पर शायद आपको ये चीज समझ में आई है। इसी प्रकार से आपको एक एग्जाम्पल आया सत्याग्रह,
यहां पर भी हम देख रहे हैं, देखिए एक आधा अक्षर है, आधे अक्षर के बाद में ये आ रहा है, तो यण संधि की पहचान भी आपके पास है। और आपको यहाँ पर आ भी दे है तो दीर्घ संधि की पहचान भी है, दो संधियों की पहचान आपके पास है। यदि आप इसका संधि विच्छेद दीर्घ से करते हैं तो आप सबसे पहले आ को हटा दो इसमें से, आ मैंने यहां पर सुरक्षित रख दिया, ये बच गया आपका सत्य, ये अभी आधा है, और इधर बच गया आपका ग्रह। अब मेरे पास आ के बदले में लेने के लिए इधर ये है, यहां पर मुझे ए लगाना है या आ लगाना है, यहां पर भी ए या आ लगाना है। यदि यहां पर मुझे ए या आ लगाना है तो ये सत्य सही है, सत्य शब्द गलत हो जाएगा। इधर मैं या तो अग्रे करूंगा या आग्रे करूंगा, तो मैं खुद ही इस चीज को समझ जाऊंगा कि ये अग्रे नहीं क्या होगा, आग्रे होगा। तो ये राइट हो गया आपका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करने में आपको कुछ भी नहीं है, केवल आपको इसकी पहचान और पहचान के बाद करने के लिए आपको क्या कार्य दिया गया। जैसे माना कि आपको दीर्घ संधि कहती है कि आ ई उ आएंगे, लेकिन आ आया तो आपको क्या करना है, ई आई तो आपको क्या करना है, उ आया तो आपको क्या करना है, ये चीज हमको आनी चाहिए। यहां पर देखिए हिमालय, हिमालय शब्द लिखा, हिमालय में हमने कर दिया हिम प्लस आलय, दयानंद, दया प्लस आनंद। आगे जो आपके ई के एग्जाम्पल हैं, ई के भी अपन देख लेते हैं दो चार। ई के एग्जाम्पल यहां पर अपन देख रहे हैं, ई प्लस ई, ई ऑब्लिक ई ऑब्लिक ई, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, बड़ी ई। ये हमने अभी सूत्र में देखा है। और ये ई की स्थिति में भी आपकी संधि कौन सी होती है, दीर्घ होती है। यहां पर हमारे पास में उदाहरण है रविंद्र, रविंद्र। यहां पर हमको बड़ी ई दिखाई दी, और जैसे ही बड़ी ई दिखाई दी हमारा तुरंत दिमाग जो है कहां पर पहुंच गया, दीर्घ संधि पर पहुंच गया। तो दीर्घ संधि पर जब हमारा दिमाग पहुंचा तो ई को हमको सबसे पहले हटाना है, और ई को हटा करके मैंने यहां पर सुरक्षित रख दिया। इसके बाद मैंने जो बचा वो मैंने यहां पर लिख दिया, जो बचा जो मैंने यहां पर लिख दिया। देखो यहां पर रब बचा, लेकिन ये बै अभी भी आधा है, और आधा ने और द्रे ये बचा। अब मेरे पास यहां पर बड़ी ई है, और बड़ी ई जो है आप यहां पर इस सूत्र में देख सकते हैं, बड़ी के बदले में मुझे ये लगाना है। मतलब इधर भी मुझे ई लगानी है, इधर भी ई लगानी है, लेकिन छोटी बड़ी कैसे लगानी है ये मुझे समझना है। तो देखिए इधर में यदि रवि बनेगा ये, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, छोटी। और इधर बनेगा इंद्र, तो मुझे यहां भी क्या लगानी पड़ेगी, छोटी। यदि मैं बड़ी लगाऊंगा तो इंद्र के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये इंद्र हो जाएगा, और इंद्र आपका शब्द गलत हो जाएगा। इसके बाद में आपका गिरीश, इसके बाद में आपका क्या है, गिरीश। यहां पर भी आपने देख लिया बड़ी की मात्रा है, ई को आप हटा दो, अलग कर दो, और यहां पर आपने लिख दिया गिर प्लस और से यहां पर लिख दिया। अब आपको दोनों साइड ई लगानी है। यहां पर अपन ने लगा दिया गिरी, और यहां पर बड़ी ई लगा दी ईश। देखिए इंद्र में हमेशा छोटी आती है, ईश में बड़ी आती है। ये ईश्वर से संबोधित हैं सभी एग्जाम्पल। आप महेश लिख रहे हैं महा प्लस ईश, महान है जो ईश, महान है जो देवता। रमेश लिख रहे हैं रमा प्लस ईश। आप गणेश लिख रहे हैं, राकेश लिख रहे हैं, राजेश लिख रहे हैं, सुरेश लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ये सब में ईश आएगा आपको। और जो आप इंद्र से संबंधित लिख रहे हैं, रविंद्र लिख रहे हैं, महेंद्र लिख रहे हैं, तो इनमें सब में आपको क्या आएगा, इंद्र, मतलब छोटी ई आएगी। ऐसे आपका नारी इंदु, नारी प्लस इंदु, मती, मती प्लस ई, ये आपके यहां पर ई के एग्जाम्पल करने का तरीका है। यदि आपको एग्जाम्पल आते हैं ऊ के, जैसे आपको आ गया भानुदे, ये यहां पर बड़ा ऊ आएगा, भानुदे आ गया। अब भानुदे में आपने देखा कि यहां पर आ भी है और ऊ भी है, लेकिन ये भी बात हम जानते हैं कि ज्यादातर जो संधि होती है, विच्छेद जो होता है वो लगभग शब्द के मध्य से होता है। तो हमारा यहां से इसको अपन क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, और मैंने ऊ इधर अलग रख दिया ले जा करके। बचा जो मैंने यहां पर लिखा भान, ये नया आधा रहेगा अभी, और दय। अब मुझे ऊ के बदले में यहां पर देखिए ये ऊ है, इसके बदले में मुझे ये लगाने हैं। मतलब
पहले पद के अंत में ऊ लगाना है, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी ऊ लगाना है। छोटा बड़ा कैसे लगाना है ये हमको देखना है। भानुदय कहते हैं सूर्योदय को, तो यहाँ पर सूर्य का शब्द बनेगा भानु पर्यायवाची और इधर बनेगा उदय। अब यदि आप इसमें बड़ा लगा देंगे तो आप शुद्ध पढ़ के देख लो, ये उदय हो जाएगा। तो उदय तो शब्द गलत है, उदय शब्द सही है, तो उदय शब्द छोटा आएगा। ये यहाँ पर हम खुद क्लियर कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की या किसी से दिमाग लगाने की या शब्दकोश में ज्यादा जाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अगला है इसमें लघुत्तर। लघुत्तर, अब देखिए यहां पर आपको बड़ा ऊ मिल गया, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, ऊ को हटा देंगे। अब आपको दोनों साइड ऊ लगाने हैं, तो दोनों साइड यहां पर अपन छोटा लगा देंगे, यहां पर भी छोटा लगा देंगे। लघु प्लस उत्तर, यदि मैं यहां पर बड़ा लगाऊं तो ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर आपको शब्द ही गलत लगेगा। यहां पर हमने लिखा बदूर्जा, बदूर्जा, यहां पर बड़ा हुआ है, संधि दीर्घ हो गई, बड़े ऊ को आप हटा दो, ये बच गया बद और इधर जा। अब आपको बड़े ऊ के स्थान पर आपको इधर भी ऊ लगाना है, इधर भी ऊ लगाना है। यहां पर ऊ लगाएंगे तो आपको बधु बनेगी, और बधु में हमेशा कौन सी मात्रा आती है, बड़ी आती है, क्योंकि ये शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। और यदि स्त्रीलिंग शब्द आपको कुछ भी आ जाए यहाँ पर, आप हमेशा उसमें बड़ी की मात्रा लगाएं, ये अपन को ध्यान रखना है हमेशा ही। ये काफी शब्दों में आएगा, यदि अपन वहां पे यन संधि पढ़ेंगे वहां भी ये एग्जाम्पल इसके खूब आते हैं, या अन्य जगह पर भी इसके एग्जाम्पल आते हैं। आप ये देख लो कि यहाँ पर जो शब्द है यदि वो स्त्रीलिंग है तो 100% उसमें मात्रा बड़ी आएगी, चाहे वो ऊ की हो, ई की हो या आ की हो। एक इसमें विदुद है, ये हो गया विदु प्लस उदय। ये इस प्रकार से आप आसानी से इनके संधि विच्छेद जो है वो यन संधि के आसानी से जो है आप कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। यहाँ से आज का इस वीडियो में हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्वर संधि की जो 4 संधियां हैं उसको हम पूरा कवर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये जो संधि का टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आई। और यदि आपने चैनल को पहली बार देखा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक, योर ब्राइट फ्यूचर।